गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स है। एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है, लेकिन सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर्स है ट्रायंगल के नाम से। उस ट्रायंगल का एक छोटा सा कंसेप्ट है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे हिसाब से ये लेक्चर 4 होगा और लेक्चर 3rd में हम लोगों ने क्या पढ़ा था जरा उसको रिकॉल कर लीजिए। हम लोगों ने पॉलीगन ट्रायंगल बताया था कि ट्रायंगल्स एक पॉलीगन है, और पॉलीगन की डिफिनेशन क्या बताया था मैंने, जिसमें 3 साइड्स कम से कम एटलीस्ट किसी चीज़ की 3 स्ट्रेट लाइन हो और 3 स्ट्रेट लाइन से एक क्लोज शेप बनता हो, यानी तीनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्लोज कनेक्टेड हो तो कहेंगे कि ट्रायंगल है, और क्या कहेंगे कि पॉलीगन है। यानी पॉलीगन के लिए एटलीस्ट 3 साइड चाहिए और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड यानी कि क्लोज शेप बनाती हो, तो जो ऐसा होता है वो सभी के सब पॉलीगन है। एटलीस्ट 3 लाइन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन्स की बात कर रहा हूँ। जब 3 लाइन मिलकर के कोई शेप देंगे क्लोज तो 3 एंगल भी बनेंगे, यानी कि ट्रायंगल की बात हो रही है। ये बात समझ में आई, यानी कि पॉलीगन में ट्रायंगल भी आता है, ट्रायंगल पॉलीगन है। बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था, सिमिलरिटी भी पढ़ा था। इसके लास्ट लेक्चर में 3 और 4th में यूट्यूब पे अपलोडेड है, एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। क्या कंडीशन पढ़ा था जरा देख लो। कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कोई 2 चीज़ है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और मैं अभी फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एक चीज़ हम लोगों ने ये देखा था कि कोई ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो सिमिलरिटी की बात होगी, ये सिमिलर बोले जाएंगे। और दूसरा क्या कंडीशन था कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द सेम रेशियो। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर corresponding sides is same यहाँ पे साइड्स है तो आर कर लो, आर सेम एंड सेम भी हो और रेशियो किसमें सेम हो, साइड्स आर इन सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन। साइड्स आर यहाँ पे इन कर लीजिए, सेम रेशियो ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में हो देखेंगे। अब बात आ गई करस्पॉन्डिंग एंगल की, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो बेटा 2 अगर ट्रायंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। या इसकी बात करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, या ये और ये करस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इस ट्रायंगल की, अगर ए बी सी और डी ई एफ बात करूं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें ए बी है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी ई है। ये ए सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग डी ई एफ है, ठीक है। चलिए, अगर ये बी सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग इसमें ई और एफ है। ये मतलब हो जहाँ दोनों के दोनों, और मैंने एक चीज़ और लिखा था एंड, जहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो ट्रायंगल में कहेंगे कि ये सिमिलरिटी है। ये बात तो पिछले है। एक चीज़ और जरा रिमेंबर कर लीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल। 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि 2 ट्रायंगल के ये और एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये और ये और ये, 2 ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है। इन तीनों का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर इक्वल है तो बोलेंगे इक्विएंगुलर ट्रायंगल ये है। क्या बोलेंगे, इक्विएंगुलर ट्रायंगल ये है। ये बात समझ में आ गई, इसको इक्विएंगुलर ट्रायंगल बोलेंगे। अच्छा भाई, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थी बच्चों, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक कंसेप्ट दिया। थेल्स ने क्या कहा था, किसके बारे में, ट्रायंगुलर के बारे में, इक्विएंगुलर के बारे में, ठीक ना। तो क्या उन्होंने बोला था कि द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द इक्विएंगुलर। अब ये इनकी थियरम है, इनकी एक्सियम्स है। तो अब मैं ये वर्ड बोलूँगा इक्विएंगुलर, तो आप समझ जाएंगे ना कि इक्विएंगुलर कौन होते हैं। और फिर पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एनी 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स of the equiangular triangles is always the same। ये बात समझ आई। उन्होंने ये बोला था, और इसी थियरी को बोला गया था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थियरम, इसको हम
प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम में एक प्रोपोर्शनेट वर्ड आया है, इस प्रोपोर्शन को जरा समझ लीजिए। अगला लेक्चर में मैं थ्योरम को प्रूव करूंगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट एक मैं दे रहा हूं, एक एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी है, बहुत छोटा सा है। चलिए, इसके लिए प्रोपोर्शनेट को समझने के लिए जरा एक चीज़ हम बोलते हैं, दो लाइन खींच लो। जैसे मैंने कहा एक ये लाइन, मैंने एक ए लाइन खींचा, इसको एक्स किया, एक्स को वाई बोलो, इसको वाई बोलते हैं, इसको ए बोल देते हैं। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है, ऐसा बोला। और मैं कहूँ कि प्रोपोर्शनेट वर्ड को समझाने के लिए क्या बेस्ट तरीका होता है, तो ज़रा समझ लो। इससे यहाँ से यहाँ तक ये दो, मैंने इसको आर्म भी कह सकते हैं ना, ए एक्स एक आर्म है, ए वाई ये वाई है, ए वाई एक आर्म है। किसी एक आर्म पे, जैसे ए और एक्स आर्म पे 5 पार्ट कर दो। कौन सा 5 पार्ट कर दो? जैसे 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट कर दीजिए और पांचों पार्ट आपस में इक्वल हों। इनके नाम दे दीजिए पी क्यू डी आर बी, पी क्यू नाम दे दीजिए, पी क्यू डी आर और बी, ये आपने दे दिया। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। ठीक है, 5 पार्ट्स हो गए। अच्छा, इस 5 पार्ट्स को इक्वल, 5 पार्ट्स इक्वल हैं, ये ध्यान रखिएगा, 5 पार्ट्स इक्वल हैं। अच्छा, जब इक्वल है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर 1 1, तो टोटल कितने हो गए? 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करूं तो 1 + 1 2, या ये 3 की बात करूंगा कितने हो गए? तो 3 सेंटीमीटर। ये 4 4, ये 5 5, ये बात समझ में आ गई। जितने ये पार्ट हैं इतने इसमें भी पार्ट होंगे। प्रोपोर्शनेट को समझाने के लिए ये थेल्सी कह लीजिए, उन्हीं के कंसेप्ट के बेसिस पे ये बातें आई कि कैसे अच्छे से समझाया जा सकता है। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये पांचों पार्ट आपस में इक्वल हैं। कैसे? AP इक्वल टू पी क्यू, और ये इक्वल टू है क्यू डी के, ई इक्वल टू है डी आर के, और ए इक्वल टू है आर बी के। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। स्टेप सेकेंड में मैं क्या करूँगा कि जो थ्रू बी, जो बी पॉइंट है, बी से एक मैं इसको इंटरसेक्ट करा दूंगा, किसको? सेकेंड आर्म ए वाई को। तो बी से मैं इंटरसेक्ट करा दूं, मतलब ऐसे। ये किस पे इंटरसेक्ट करा दूं? कुछ भी नाम दे दीजिए, सी डी ई एफ, आपकी मर्जी। तो मैंने कहा सी, तो बी से मैंने एक लाइन खींची जो इंटरसेक्ट कराया ए और वाई आर्म को। स्टेप सेकंड में ये मैंने किया। अच्छा, अब जरा देखते रहो फिर से। और बी से हमने एक लाइन खींचा, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा और इंटरसेक्ट करा दिए ए वाई पे, पॉइंट सी मैंने कहलाया। इसके बाद क्या बोला गया कि भाई अब तो इस लाइन के एक पैरेलल लाइन खींचो। अब ये ट्रायंगल बन गया ना आपका, तो इस लाइन के एक पैरेलल लाइन क्या हो सकता है? आर से हो सकता है, डी से यहाँ पैरेलल, क्यू से, पी से, चाहे जहाँ से। तो मैंने आर से एक पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ खींचा। ठीक, यहाँ से यहाँ खींचा, इसका भी कुछ नाम दे दिया मैंने कहा कि चलो भाई सी डी तो हो गए, और मैंने ई नाम दे दिया। ठीक, फिर से बी सी को मैंने कट कराया, इंटरसेक्ट कराया ए वाई आर्म पे, और इस बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने डी ड्रा किया। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गई। स्टेप थर्ड में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। बेटा कोई भी थ्योरम अगर करनी हो तो कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो अब हमने क्या पाया कि बी सी पैरेलल है किसके? डी और ई के। पैरेलल है? हाँ सर, पैरेलल है। अब एक कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का मतलब कि कुछ हम इसमें चेंजेस करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, तो कंस्ट्रक्शन में क्या पाया कि जो AD और DB है, AD और DB को देखेंगे कि कितने के इक्वल है। ठीक, तो हमें एक रेशियो निकालनी है कि AD और DB में क्या प्रोपोर्शन बनता है। फिर से हमें क्या सोचना है, क्या करना है कि AD और DB में जो रेशियो बनेगी वो रेशियो बराबर होगी AE और EC की। फिर से मैं कहूँ कि AD और DB प्रोपोर्शन तो ऐसे निकालते हैं ना, AD और DB ये कितने के इक्वल हो जाएंगे? आप जरा सोच के बताओ कितने के इक्वल हो जाएंगे? A से लेके D तक ये जब सारे इक्वल हैं ब्लॉक, तो 1 1 के मान लो, तो ये 1 2 3, यानी कि A से लेकर के अगर देखो तो ये A से लेके D तक कितने हो गए? 3, 1 2 3, और यहाँ से D से लेकर के ये कितना हो गया? 2, 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि AD, A और D कितने का इक्वल हुआ? 3 पार्ट के थर्ड, और D और B कितने का हुआ बेटा? 2। बात समझ में आई?
ये हो गया 2K। तो AD और DB में क्या रेशियो बनी, क्या प्रोपोर्शन बना, 3 और 2 का। सिमिलरली इस आर्म पे आ जाओ, क्या रिलेशन है, सिमिलरली AE और EC में क्या रिलेशन है, EC में किस चीज़ की रेशियो, कितने की रेशियो है, तो बेटा AE, ये दोनों आर्म बराबर हैं, तो AE भी यहाँ तक है, इसके जब ये पैरेलल है, देखो एक्चुअली में करना क्या हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, जो आगे मैं लेक्चर लूँगा, लेक्चर 5th लूँगा, उसमें इसी को डिराइव करूँगा, प्रूव करूँगा। तो यही चीज़ करना है कि अगर कोई किसी लाइन की पैरेलल लाइन अगर बनती है तो जितने टुकड़े में दोनों को डिवाइड की, यहाँ से डिवाइड की एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ तक एक और यहाँ तक एक, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का जो प्रोपोर्शन आएगा इस टुकड़े और इस टुकड़े के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। यही प्रूफ मुझे करना है अगले लेक्चर में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही कितना हुआ बेटा, जब ये यहाँ से पैरेलल लाइन कट कर दी तो ये इतने के इक्वल हो गया, तो ये अगर 3 है तो ए भी 3 हो गया। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। और जब ये इंटरसेक्ट कर दी पैरेलल लाइन तो ये टुकड़ा इक्वल हो जाएगा। अभी तो ये इक्वल मैं कह रहा हूँ ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ भी करूँगा। तो ये 2 है तो ए भी 2 है। तो दोनों के ऑब्जर्वेशन से क्या देखा कि अगर ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, ये बराबर हैं, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि कंसेप्ट क्या निकला, कंक्लूजन कंसेप्ट का क्या निकला कि अगर किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, किसी इंटरसेक्टिंग दो आर्म को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो आर्म को डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग पॉइंट, इस अलग पॉइंट, दो आर्म को कोई लाइन डिस्टिंक्टली इंटरसेक्ट करती है, उसकी जो पैरेलल लाइन होगी, उसका जो पार्ट होगा पैरेलल का, जो रेशियो बनेगा पार्ट का, वो जो दोनों आपस में होंगे वही दूसरे आर्म में भी रेशियो होंगे। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है बेटा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी इसको बोलते हैं। और ये थ्योरम 6.1 है, जो लेक्चर 5th में मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपने एक चीज़ देखा कि जो डी और बीसी मैंने कहा कि पैरेलल है, डी और बीसी पैरेलल है, तो यानी कि कोई ट्रायंगल में कोई एक उसके बेस के कोई पैरेलल लाइन खींच देंगे तो उसके दोनों आर्म पे जहाँ जहाँ ये कटिंग करेगी वो दोनों टुकड़े, यानी इस टुकड़े के टुकड़े ये बराबर, इसके ये बराबर, या दूसरे वर्ड में दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही इसमें पढ़ना था। यही इसका छोटे से टॉपिक का मतलब है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलर होते हैं। तो किसी ट्रायंगल में इस कटिंग आर्म का प्रोपोर्शनल, इस कटिंग दोनों आर्म के प्रोपोर्शनल दोनों ही सिमिलर होंगे। ठीक है, और ये किसने बोला है सिमिलरिटी के लिए, ये थ्योरम 6.1 के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और आज का लेक्चर कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। राष्ट्र हित में एक मैं डेली अपील करता हूँ, ये नेशन आपका है, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।